अब thermodynamics में last time we calculated the work done. हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था इन आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना. We have calculated in adiabatic process. Adiabatic process. And last time we have completed the adiabatic process. Now we can calculate in a isochoric process. Choric process. अब अगर आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो उसमें वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा. इफ यू राइट दैट पीवी वर्क डन तो उसमें वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा ए टू बी. जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो we'll write that delta V is equal to 0. Therefore W will be equal to 0 के W तो minus P external to delta V होता है. W 0 होगा तो delta E is equal to Q होगा. और कांस्टेंट वॉल्यूम है, इट इज कांस्टेंट वॉल्यूम ना. और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो अपन डेल्टा ई कैलकुलेट करेंगे NCV T2 माइनस T1. तो अपन डेल्टा ई बता देंगे. और डेल्टा एच अगर कैलकुलेट करना है तो NCP डेल्टा टी से बता देंगे. और हीट कैपेसिटी तो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो CV ही लिखेंगे. तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वर्क इन आइसोकोरिक प्रोसेस. सिमिलरली अगर अब इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन के लिए तो है नहीं अपने पास, दूसरा अपन लिख सकते हैं इन आइसोबैरिक प्रोसेस. अगर अपन आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए कहें, है ना, इन आइसोबैरिक प्रोसेस तो आइसोबैरिक प्रोसेस में वी से दैट प्रेशर इज कांस्टेंट. और अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो विल राइट दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू V2 माइनस V1 एंड डेल्टा E विल बी इक्वल टू I अपन लिखेंगे NCV इनटू डेल्टा T और डेल्टा H NCP इनटू T2 माइनस T. अगर हमें Q कैलकुलेट करना है तो उसके लिए अपन को डेल्टा E कैलकुलेट करना पड़ेगा. Q विल बी इक्वल टू डेल्टा E माइनस W. तो अपन ने W कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा E कैलकुलेट कर लिया, सब्स्टिट्यूट करके Q बता देंगे. और अगर आइसोबैरिक प्रोसेस होगा तो वी नो दैट अगर PV ग्राफ लिखेंगे तो आइसोबैरिक प्रोसेस में इट विल बी लाइक दिस. A टू B वॉल्यूम तो चेंज होकर ही होगा, तो वॉल्यूम अपन को गिवन होगा A पे, B पे तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे. फाइनल वॉल्यूम इज V2, ये V1 है. अगर एक्सपेंशन है तो बता देंगे आइसोबैरिक प्रोसेस. ये आइसोबैरिक प्रोसेस है. अब ये तो डिफरेंट प्रोसेस में अपन ने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया और सारे पैरामीटर्स भी चेक कर लिए. दिस इज अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ के लिए सम अदर कैलकुलेशंस की बात करेंगे. अगर अपन कैलकुलेशंस कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि अपन से कैलकुलेट करेंगे वर्क डन इन अ प्रोसेस गिवन प्रोसेस. मान लो अपन को ऐसे गिवन है, अपन एक पीवी वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, वो अपन को मेंशन्ड है ऐसे बता देंगे है ना. तो अपन कहेंगे मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, इधर पीवी वर्क डन है और इधर अपने पास गिवन है कुछ ऐसे पॉइंट लिख लेते हैं, इधर पॉइंट लिख लेते हैं ऐसे. तो यहाँ पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B कर लेते हैं अपन, ये पॉइंट C कर लेते हैं. ये अपन को ऐसे गिवन है पॉइंट C.
ये अपन को ऐसे गिवन है और ये अपन को ऐसे गिवन है। ए से बी कैलकुलेट करते हैं, बी से इधर कैलकुलेट कर लेते हैं और सी से ए कैलकुलेट। अब देखो अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर लेता हूँ, वर्क डन टोटल will be equal to work done A to B, A to B, फिर वर्क डन B to C प्लस वर्क डन दैट इज C to A। ऐसे अपन वर्क डन कैलकुलेट। अब अपन क्या करेंगे, अगर अपन को वर्क डन कैलकुलेट करना है तो अपन वॉल्यूम यहाँ चेक करेंगे। ये अपने लिए वॉल्यूम B1 है, ये वॉल्यूम B2, ये प्रेशर अपन को गिवन होगा, ये P1 है अपने लिए और ये P2 है अपने लिए, ये एक्सपेंशन है। वैसे तो अपन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं वर्क डन, और वर्क डन टोटल विल बी इक्वल टू, जो फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, फिजिक्स में अपन कहते हैं कि भाई एरिया कैलकुलेट करना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। साइक्लिक प्रोसेस ना? हाँ, साइक्लिक प्रोसेस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ ना। तो आप क्या करोगे, P2 माइनस P1 ले लोगे एंड V2 माइनस V1 लो भाई, हो जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस मुझे गिवन होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस मुझे गिवन होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके अपन बता देंगे व्हाट विल बी द वर्क डन। तो या तो ऐसे कैलकुलेट कर ले जैसे अपन ए से बी में कहेंगे तो वर्क डन तो 0 हो जाएगा। अब बी टू सी में अपन को कैलकुलेट करना है तो वर्क डन यहां से यहां कैलकुलेट, तब बी टू सी में वर्क डन कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा अपने को, क्योंकि अपन को वॉल्यूम गिवन होगा ये, और इससे यहां कैलकुलेट करना थोड़ा अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये टोटल वर्क डन कैलकुलेट करके भी अपन हाफ ले लेंगे तो भी अपन को पता चल जाएगा। अब बी टू सी में अपन को क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए पी एक्सटर्नल तो P1 हो जाएगा और P2 माइनस V2 माइनस V1 रखना पड़ेगा। बट वो अगर स्ट्रेट लाइन है तो बड़ा इजी होता है कैलकुलेट करना, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अगर ऐसे ग्राफ होते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अपन उसमें एरिया ही कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्ट। अब इसमें अपन कहेंगे ये साइक्लिक प्रोसेस है, पहले एक्सपेंशन या A to B हुआ, प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर, क्योंकि एक्सपेंशन शोज कूलिंग, टेम्परेचर कम हो रहा होगा, और यहाँ से यहाँ गए तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर वगैरह के बारे में भी अगर बात करनी है तो आप इसमें वर्क डन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो तो आप डेल्टा ई भी टोटल कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा ई में अपन कहेंगे भाई डेल्टा ई ऑफ A to B, लेकिन डेल्टा ई कैलकुलेट करने के लिए अपन को क्या चाहिए होता है, इधर अपन को पता है डेल्टा ई कैलकुलेट टेम्परेचर चाहिए। तो यहां पर अपन टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, और यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होगा, राइट ना, E2 माइनस E1, तो अपन यहाँ पर भी अपन को डेल्टा ई कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर चेंज लेना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन अगर अपन को सी भी चाहिए ना, तो एटोमिसिटी ऑफ द गैस क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आप डेल्टा ई ए बी कर लो, डेल्टा बी सी कर लो, आप डेल्टा ई फॉर, ये डेल्टा ई हो जाएगा, ये भी डेल्टा ई है, फिर आप C2A कर लो, ये सारे कैलकुलेट कर लो। और इसमें टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर हो गया TB, इसमें हो गया TA, इसमें फाइनल टेम्परेचर होगा TC, इसमें हो जाएगा TB, और इसमें फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा TA और इसमें होगा TB। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा ई आ गया, और डेल्टा ई आ गया तो Q भी आ गया, क्योंकि डेल्टा ई प्लस W इजिकल टू डेल्टा ई इजिकल टू Q प्लस W कैलकुलेट कर लिया। अब कभी कभी अपन को ऐसे भी गिवन आता है, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, लेकिन इस बार अपन को साइक्लिक प्रोसेस ऐसे किया,
वैसे केमिस्ट्री में वर्क डन ऐसे एरिया से कम ही कैलकुलेट करवाते हैं, फिजिक्स में आप बहुत सारा एरिया वाला पार्ट पढ़ते हैं। और मान लो अपन को ऐसे गिवन है अपन को, अब अगर मान लो अपन ने वर्क डन ऐसे कैलकुलेट किया, तो ये एक तरीके से ऐसे कैलकुलेट करता है कि भाई ये एक्सपेंशन वर्क डन है। अगर एक्सपेंशन वर्क डन है तो अपन ऐसे लिखेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर क्या होगा, अपन कहेंगे बढ़ेगा। एक्सपेंशन करेंगे तो प्रेशर चेंज होगा। तो अपन क्या करेंगे, इधर चेक कर लेते हैं अपन ऐसे, ये P1 गिवन होगा, ये P2 गिवन होगा, इधर भी अपन को V1 गिवन होगा और इधर V2 गिवन, ये अपन को गिवन। अब फिर अपन क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो अपन इसमें तो एरिया ऑफ द सर्किल कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब इधर वाला रेडियस और इधर वाला रेडियस, तो अपन ऐसे लिख लेंगे दैट एरिया विल बी इक्वल टू, मतलब वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्किल, दैट विल बी इक्वल टू पाई, और आर एक बार अपन ले लेंगे P2 माइनस P1 और एक बार ले लेंगे V2 माइनस, लो भाई हो गया। दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। लेकिन अगर आपको क्लॉकवाइज दिया हो, मतलब ऐसे एक्सपेंशन दिया हो, तो एक्सपेंशन के लिए मतलब क्लॉकवाइज, मतलब ये अगर उसमें एरो लगा हुआ है ऊपर क्लॉकवाइज, इधर ऊपर वाला एरो चेक करना। तो आप अगर एक्सपेंशन दिया हुआ है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिया हुआ है, तो वर्क डन मतलब V2 विल बी ग्रेटर देन V1। अगर V2 ग्रेटर देन V1 होगा तो वर्क डन नेगेटिव। और अगर कंप्रेशन की बात करें या फिर एंटी क्लॉकवाइज दे रखा हो, मतलब ऐसे दे रखा हो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वो वी नो दैट व्हाट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक के जैसे जो रोटेट करता है। सो एंटी क्लॉकवाइज अगर गिवन है अपन को, तो अपन कहेंगे वर्क डन फिर पॉजिटिव होता होगा। वैल्यू यही रहेगी, बस साइन अपन इससे बताएंगे, वैल्यू यही रहेगा, साइन इससे बताएंगे। कंप्रेशन बता रहे हो, क्लॉकवाइज बता रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज बता रहे हैं, उससे साइन बताओ। ऐसे भी हो सकता है। फिर कभी कभी अपन को ना वर्क डन ऐसे भी गिवन होता है। मान लो अपन को ऐसे गिवन है और अपन को वर्क डन कैलकुलेट करना है, और अपन को यहां पर V और T गिवन है, और V और T वाले पार्ट में क्या होता है कि जैसे मान लो अपन को ग्राफ मतलब ऐसे गिवन है, कोई भी ग्राफ ले सकते, मेरी मर्जी ऐसे ग्राफ, और यहां से अपन को गिफ्ट है, ये A था, ये B था, ये C था, ये D था, और अपन से कहा गया कि वॉल्यूम आप कैलकुलेट करो इसमें। अब अपन को यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है V2, V1 गिवन होगा, P1 गिवन होगा और P2। अब अगर इस टेम्परेचर पे इधर अगर अपन को V और T गिवन है, तो अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, P कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर भी P कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर भी P, इधर भी P। अगर P कैलकुलेट कर लूंगा तो मैं बता दूंगा मुझे क्या करना है। इधर वर्क डन हो जाएगा 0, इधर भी वर्क डन 0, क्योंकि वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इधर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वर्क डन कैलकुलेट कर लूंगा B2C। B2C में कंप्रेशन हो रहा है, मतलब फाइनल प्रेशर इधर मैं कैलकुलेट कर लूंगा PC माइनस PC इंटू डेल्टा V। डेल्टा V क्या होगा, इधर V1 माइनस V2, और फाइनल माइनस इनिशियल अपन को पता है, ये एरो से पता चल जाएगा फाइनल क्या होगा, इनिशियल क्या होगा, तो अपन को एरो से पता चल जाता है। तो अपन वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फिर अपन वर्क डन कैलकुलेट, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अपन पूरा सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपने वर्क क्या लिखा है, माइनस PC या माइनस PC इंटू डेल्टा V, VC माइनस VB ना, थोड़ा यहाँ लिख दूं क्या ऊपर, यस सर। इधर लिख देता हूँ वर्क सर डन वो BC, स्क्वायर वाला ग्राफ वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? ये वाला
यस सर। देखना ए टू बी वॉल्यूम इज कांस्टेंट और अपन को पता है पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी होता है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो वर्क डन 0 होगा। देख मैंने यहाँ पर वर्क डन 0 लिखा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। यस सर। इधर भी वॉल्यूम कांस्टेंट है सी टू डी, तो उसको भी वर्क डन 0 लिखूंगा, है ना। लेकिन यस और फिर ए टू डी में भी पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी करेंगे बिल्कुल ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहां पर अपन डेल्टा वी लिखेंगे तो वीसी माइनस वीबी लिखेंगे, और यहां पर अगर अपन लिखेंगे तो वी ए माइनस बी डी लिखेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल। और अगर अपन को जैसे मान लो पी ए कैलकुलेट करना है तो अपन लिखेंगे एन आर टी ए अपन बी। मोस्टली कैलकुलेशन में आर के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट मत करो अगर आप लिख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे जगह आर कैंसिल हो जाता है अनलेस अपन को आंसर बताए, तब तक आप आर के वैल्यू को मत, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। किसी को डाउट है तो बोलो। सर वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस में एक डाउट है। बोलो। वो P2 माइनस P1 वर्क डन इज इक्वल टू पाई इंटू P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1। तो P2 माइनस P1 तो सर डायमीटर की लेंथ हुई ना, और हमें रेडियस चाहिए तो वो डिवाइड बाय 2 नहीं होगा। क्योंकि ये तो अपन ने डायमीटर लिया, अपन को तो रेडियस चाहिए। वही सर होगा सर वो तो लास्ट सर 4 होना चाहिए ना, क्योंकि 4 होगा ना? नहीं, बाय 4 आएगा। इधर अपन इसको भी डिवाइड करेंगे और इसको भी डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि ये भी लेंगे अपन V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 2 रेडियस हो जाएगा, और ये भी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, है ना। रेडियस चाहिए ना अपन को, तो सर डिनोमिनेटर में 4 आए, एक B2 माइनस P1 का डिवाइड बाय 2 और एक V2 माइनस V1 डिवाइड बाय। तो कर दिया ना अपन ने, इसको भी डिवाइड बाई 2 हो गया, ये भी डिवाइड बाई 2 हो गया। 5/2 करते हैं। कहाँ पर लिखा अपन ने, एक हो गया पाई और रेडियस हो गया प्रेशर वाला, तो P2 माइनस P1 डिवाइड बाई 2 हो गया इंटू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई, है ना। दोनों को रेडियस में कैलकुलेट किया। ठीक है, ठीक है, हो गया। ओके सर, थैंक यू। और पढ़ने कैसे किया यार, गड़बड़ कैसे हुई? अच्छा ठीक है, हाँ जी भाई, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिख लेंगे भाई, अपने पास वर्क डन आ जाएगा, वॉल्यूम से कैलकुलेट करना है अपन को, कैलकुलेट कर लिया अपन ने। अब यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइंस है ना, इसलिए अपन इसको रिवर्सिबल नहीं ले सकते, अपन को रिवर्सिबल वाले पार्ट से कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइंस है ना। और अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो अगर अपन यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेट कर पाए ना, तो सीधा एरिया कैलकुलेट कर दूंगा। वी तो गिवन है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर और आ गया तो कैलकुलेट करके सीधा वर्क डन कैलकुलेट कर लूंगा, जैसे यहाँ कैलकुलेट करता है, वर्क डन कैलकुलेट। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं।
तो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। हम सेकंड लॉ कब क्यों पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट क्यों इसका। फ्रॉम फर्स्ट लॉ we are able to explain only the exothermic and endothermic process and exothermic nature of process. But we are not able to predict the spontaneous nature of process. Spontaneous nature of the spontaneous process is the process which take place on their own without using any external source, energy. So without using any external energy, वो अपने आप जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस अपने आप, मतलब एक तरीके से कहते हैं कौन सा प्रोसेस फीजिबल है, रूम टेम्परेचर पे कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो अपने आप हो जाए, उसी को अपन कहते हैं स्पॉन्टेनियस। So most of the exothermic process are spontaneous, but some processes are highly exothermic, but not spontaneous. Example, burning of petrol. ये एक्सोथर्मिक तो है, अपने आप बर्न नहीं करता, लेकिन हमको बर्न करना पड़ता है, शुरू करना पड़ता है। इट इज एक्सोथर्मिक बट अपने आप बर्न नहीं करता। बर्निंग ऑफ पेट्रोल, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Right? Diffusion of gases, that is mixing of gases, is a spontaneous process जो अपने आप मिक्स करता है on their own, without any use। बिल्कुल बिल्कुल इसमें आउट है, विदाउट यूज है, बिल्कुल। तो अगर कोई डाउट होगा और कहीं आपका मतलब ऐसे दिमाग बोले कि नहीं यार मतलब ऐसा नहीं हो सकता, तो तुमको बता देना, आप बोल देना कि हमको समझ नहीं है, हम फिर से बताएंगे, एक्सेट्रा। Spontaneous process or natural
spontaneous process which take place without using on their own, we can say, without using any external source. Example, all natural process. नेचुरल नेचर में जो भी प्रोसेस होता है वो अपने आप होता है, उसको कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं यूज करते बल्कि हम कोई एनर्जी देके वो करवाते हैं. हाँ, डिफ्यूजन इज स्पॉन्टेनियस लिखा ना पड़ता. अच्छा, बट ना स्पॉन्टेनियस. हाँ, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस स्पॉन्टेनियस. रुकना, ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस स्पॉन्टेनियस है यार, तो गड़बड़ क्यों हो रहा है? Burning of petrol is non-spontaneous. Highly exothermic है लेकिन non-spontaneous. Melting of ice. जीरो डिग्री पे भी मेल्ट करेगा, बिलो 0 डिग्री. मेल्टिंग ऑफ आइस बिलो 0 डिग्री. 0 डिग्री के नीचे भी वो मेल्ट होता है थोड़ा थोड़ा. एट 0 डिग्री तो एक दिन पे ही रहेगा, इसका टेम्परेचर नहीं लिखना. ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस. ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, नहीं तो अपन को यहाँ पर कभी ना कभी कंफ्यूजन तो रहेगा ही. बिलो 0 डिग्री. अपन आइस को मेल्ट कर सकते हैं बिलो 0 डिग्री अगर अपन प्रेशर को बढ़ा दें तो, और प्रेशर पर डिपेंड करता है मेल्टिंग. ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस. Irreversible processes are spontaneous. They are spontaneous. Etc. are spontaneous. बट अपन कहेंगे ठीक है ये स्पॉन्टेनियस तो है, लेकिन बताएं कैसे? थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर, तो अपन एक थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर ले लेंगे. The thermodynamical parameter which explain the spontaneity parameter which explain the spontaneity of the process spontaneity of the process is entropy. इसको अपन S से डिनोट करते हैं. तो entropy is used to explain the spontaneity of the reaction. अपन को entropy के वैल्यू से बताएंगे कि कोई रिएक्शन अपने आप होगा या नहीं होगा. Entropy is a measure of degree of disorderness. अपन उसको रेंडमनेस भी बोल सकते हैं. कोई भी प्रोसेस जितना ज्यादा रैंडम होगा उतना ज्यादा उसका एंट्रोपी होगा. कोई भी प्रोसेस जितना ज्यादा डिसऑर्डर्ड मैनर में होगा उतना ज्यादा उसका एंट्रोपी होगा. सो इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस.
सो स्पॉन्टेनिटी का अगर मुझे डेफिनेशन देना है ना, तो मैं कहूंगा ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप ही होते हैं. एंट्रोपी इज डिफाइंड एज the heat supplied to the system or reversibly and isothermally divided by the temperature. एक तरीके से मैंने क्या किया कि एंट्रोपी का फॉर्मूला लिख लिया. डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है Q by D, लेकिन ये Q रिवर्सिबल होना चाहिए और आइसोथर्मल होना चाहिए. अब T है तो आइसोथर्मल तो हो गई, डेल्टा T थोड़ी लिखा. और आई कैन राइट लाइक दिस, स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टेंपरेचर. या तो मैं ऐसे लिख लूं या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं. हीट सप्लाइड टू द सिस्टम रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली, दैट इज डेल्टा एस. Reversibly and isothermal, that is delta S. अब इसका डेरिवेशन ना अपन कार्नोट थ्योरम, मतलब आप फिजिक्स में पढ़ोगे कार्नोट थ्योरम. अपन भी पढ़ सकते हैं क्योंकि वो फर्स्ट लॉ से ही ड्राइव होता है ये कार्नोट थ्योरम. लेकिन उससे कभी कोई क्वेश्चन तो आता नहीं केमिस्ट्री में, तो पढ़ने का फायदा क्या, इसलिए नहीं पढ़ा रहा. बट फिजिक्स में देयर इज एफिशिएंसी, कैलकुलेट करोगे तो यू रिक्वायर कार्नोट थ्योरम, कार्नोट साइकिल. आप फिजिक्स में पढ़ो, केमिस्ट्री में मुझे इसकी जरूरत नहीं है. तो एंट्रोपी इज द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम रिवर्सिबली isothermally divided by the temperature, that is entropy. तो हीट सप्लाई टू द सिस्टम मतलब अगर मान लो मैंने हीट 1000 joules of heat is supplied at 300 Kelvin, तो ठीक है 1000 by 300 Kelvin. यूनिट अपन बता देंगे, इसका यूनिट क्या होगा, एनर्जी का यूनिट जूल होगा और टेम्परेचर पर कर देगा, दैट विल बी जूल पर केल्विन. सर एंट्रोपी का ऐसा यूनिट है ना? हाँ ठीक है. सो कार्नोट इंजन मतलब आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, आप देख सकते हो एंट्रोपी से. अब मैं कार्नोट थ्योरम वाला पार्ट नहीं डिस्कस कर रहा, मतलब ये वाला पार्ट वो अगर फिजिक्स में पढ़ाया जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा. नेक्स्ट पेज पे चले. यस सर. ठीक है भाई, अपन लिखेंगे. अब एंट्रोपी अपन को ये तो पता चल गया कि इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस. एंट्रोपी इज अ स्टेट function, right? So entropy is a state function. अब वैसे भी अपन को पता है कि आपने डेल्टा एस लिखा तो मुझे पता चल गया था कि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, क्योंकि किसी भी फंक्शन में अगर आप ये लिखोगे तो मैं उसको बता दूंगा कि वो स्टेट फंक्शन होता है. अब तक आपने क्यू में कभी ऐसे नहीं लिखा, ऐसे नहीं लिखा आपने क्यू में कभी. ऐसे तो लिखते हो आप, ऐसे नहीं लिखते क्योंकि क्यू इज अ पाथ फंक्शन. एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन है. तो Q रिवर्सिबल, अब डेल्टा एच इज इक्वल टू अपने लिखा, सो Q रिवर्सिबल and isothermally divided by T will be is also a state function. Obviously बात है, वो इक्वल लिखे ना आपने, तो इट स्टेट फंक्शन तो हो गई.
तो विल राइट दैट। अब अपन एंट्रोपी को मेनली जो अपन को क्वेश्चन आएगा ना एंट्रोपी में, वो इस सेंटेंस से आएगा, ये वाला सेंटेंस। कैलकुलेशन कम आते हैं और अपन से उसमें कैलकुलेशन कम आएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो पहले अपन ना कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, उसके बाद अपन कैलकुलेशन वाले पार्ट पे वापस आएंगे। ये डिसऑर्डरनेस वाला कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, ये डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर अपन कैलकुलेशंस की बात करेंगे। इसी पॉइंट से ही अपन कैलकुलेशन के लिए एक पॉइंट कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो भी बता दूंगा। तो देख पहले अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे भाई देखो एंट्रोपी ऑफ, अगर अपने पास सॉलिड गिवन है, लिक्विड गिवन है और गैसेस गिवन है, तो अपन कहेंगे देखो गैसियस फेज में डिसऑर्डरनेस ज्यादा होता है लिक्विड से, और लिक्विड में डिसऑर्डरनेस ज्यादा होता है सॉलिड से। मतलब इसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी इससे और इसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी इससे। क्यों? आपने लिखा ना एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस उतना ज्यादा एंट्रोपी। एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसऑर्डरनेस। तो इसका मतलब है सो एंट्रोपी ऑफ, आई कैन राइट दैट ice is less than liquid water is less than vapor. है ना? तो इसको वाटर लिख लेते हैं। तो वी नो दैट सभी में H2O है, लेकिन इसमें डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगा, इसमें पैकिंग ज्यादा पैकिंग मतलब कम एंट्रोपी। अगर किसी में पैकिंग बढ़ेगा तो एंट्रोपी उसकी कम हो जाएगी। सेकंड पॉइंट देखते हैं, एंट्रोपी इंक्रीजेस ऑन डिकम्पोजिशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी को डिकम्पोज करोगे तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, है ना? क्योंकि डिकम्पोज करने से नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें एटम ज्यादा पैक्ड है इसके कंपैरिजन में, इसमें तो गैस बन गया और फेज ट्रांजिशन होता है तो एंट्रोपी मैसिवली इंक्रीज होता है। क्योंकि सॉलिड से अगर गैस में जाओगे तो भाई अगर गैस है और गैस का ही एंट्रोपी बढ़ाना है तो अपन को कुछ भाई गैस से गैस में ही रखना है, तो एंट्रोपी चेंज बहुत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर सॉलिड से गैस में गया तो एंट्रोपी बहुत ज्यादा चेंज है ना? वेपराइजेशन, ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड से फिर आपने बताया कि ये तो वेपराइजेशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस मतलब मिक्सिंग ऑफ गैसेस। मिक्सिंग के लिए एंट्रोपी हमेशा ज्यादा होगा, बढ़ेगा। किसी को भी मिक्स करोगे तो मिक्स करने से डिसऑर्डरनेस ज्यादा बढ़ेगा। डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स, किसी को वाटर में डिसॉल्व करोगे, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड एंड लिक्विड। अगर मान लेते हैं अपन NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Na पॉजिटिव बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा। पहले एक पार्टिकल था, अब दो बन रहे हैं एक से। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, ऑब्वियस सी बात है, पहले कैटायंस एनायन पास थे, डाइल्यूशन करूंगा तो ये दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे तो और इजीली मूव करेंगे इजीली तो रैंडमनेस बढ़ेगा, तो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन से एंट्रोपी बढ़ेगी। तो इन सभी केसेस में एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है भाई, विल राइट दैट एंट्रोपी ऑफ, अगर मैं लिखता हूं मेरे पास ऐसे गिवन है और Na2, तो मैं कहूंगा इसकी एंट्रोपी ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें ज्यादा है, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और पार्टिकल। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो
फॉर अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो अब नंबर ऑफ पार्टिकल तो सेम है, तो फिर एंट्रोपी कैसे डिसाइड करूंगा? तो मैं कहूंगा अब एंट्रोपी इसकी ज्यादा होगी इससे, बिकॉज इसमें लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है इससे, तो इसकी पैकिंग ज्यादा होगी इससे। लेटेस्ट एनर्जी ऑफ MgO is greater than, is higher. Lattice energy of MgO is higher. क्योंकि इसमें चार्जेस ज्यादा है ना, चार्ज ज्यादा होगा तो अपन को पता है लेटेस्ट एनर्जी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दोनों ही केस में चार्ज वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। अगर चार्ज डिफरेंट है तो R को चेक नहीं करूंगा, चार्ज इज मोर डोमिनेटिंग फैक्टर। अगर चार्ज ज्यादा है तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा ही होगी, साइज को चेक नहीं करूंगा फिर मैं। लेकिन अगर दोनों में चार्ज सेम है तो फिर मैं चार्ज अगर सेम है तो R को चेक करूंगा, जिसका छोटा साइज उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है। लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा। फिर अपन फोर्थ पॉइंट, एंट्रोपी ऑफ CH3 CH2 CH3 प्रोपेन is greater than CO2 is greater than R। इन सब में मॉलिक्यूलर मास इज नियरली सेम, बट इसकी एंट्रोपी ज्यादा है इससे, इसकी एंट्रोपी ज्यादा है इससे, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा। ड्यू टू मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ड्यू टू मोर नंबर, मैं इसको डाल लेता हूं। सो एंट्रोपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेटेस्ट एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल, लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी तो पैकिंग ज्यादा होगी, पैकिंग ज्यादा होगी तो एंट्रोपी कम होगी, लिखा ना अपने वेरी फर्स्ट में। अगर पैकिंग ज्यादा होगी तो एंट्रोपी कम होगी, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इसमें। सो द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, ways of arrangement will be more। इन सबके मॉलिक्यूलर मास मैंने ऑलमोस्ट सेम ले रखे थे, लेकिन इसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, नंबर ऑफ एटम ज्यादा है तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ज्यादा है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट जो होता है ना, व्हाट इज दैट नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट? एंट्रोपी चेंज ड्यू टू number of ways of arrangement is explained by Boltzmann। by the equation, उसने लिखा एंट्रोपी इज इक्वल टू K log W, ये इक्वेशन दिया था। एस तो एंट्रोपी है, वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
दैट इज इक्वल टू R by Na. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गैसियस स्टेट में पढ़ा ना आपने, व्हाट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो नंबर ऑफ वेज एक बार बता देता हूँ क्या होता है, क्योंकि K तो अपन को पता चल गया, ये तो कांस्टेंट है. W का वैल्यू अगर अपन को पता होगा तो एंट्रोपी बता देंगे. तो आई विल टेल यू दैट हाउ टू कैलकुलेट द W. चलो नेक्स्ट पेज पे. डन. यस सर. इधर एक क्वेश्चन आया अपने पास, सर सेकंड पॉइंट का डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, प्लीज एक बार वापस बताओ. एक डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड सॉलिड का मतलब हो गया कि आप NaCl को वाटर में डाल दो तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे. नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो एंट्रोपी ज्यादा होगी. जैसा डिकम्पोजिशन होता है. तो NaCl था अपने पास, पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव बन गया, एक तरीके से डिकम्पोज ही तो कर दिया. और डाइल्यूशन का मतलब है, मान लो NaCl अपने पास है, अब इसके पास अगर इतना भरा हुआ है तो कम स्पेस है रैंडमनेस के लिए, घूमने के लिए. लेकिन अगर इसमें और पानी डाल दिया जाए तो नंबर ऑफ इसका रैंडमनेस बढ़ जाएगा ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो ये आसपास होंगे, इनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इनकी आयंस की. लेकिन अगर डाइल्यूशन कर दिया जाए तो इनमें गैप ज्यादा आ जाएगा, इनमें डिस्टेंस बढ़ेगा तो इनका रैंडमनेस बढ़ेगा, और रैंडमनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन. अब अगर अपन लिखेंगे where W is number of and W is number of ways of liquid of arrangement. For example, number of W4 लिख देता हूँ. W4 CO is greater than N2. अगर CO होगा तो अपन ऐसे अरेंज कर लेते, ऐसे भी अरेंज कर सकते. लेकिन अगर N2 होगा तो उसको बस ऐसे ही अरेंज कर सकते हैं. तो इसके लिए W का वैल्यू 1 हो जाए, W का वैल्यू 2 हो जाएगा, इसके लिए W का वैल्यू 1 हो जाएगा. अगर W का वैल्यू 1 होगा तो इसका एंट्रोपी 0 है, लेकिन इसका एंट्रोपी में 2 होगा तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे. इसके लिए W का वैल्यू 2 है तो कुछ तो वैल्यू आएगा इसका, इसमें तो इसका W का वैल्यू 1 होगा तो log 1 तो 0 हो जाएगा. That is how we write that. नेक्स्ट अपन लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5. सर एक डाउट है वो इस वाले पॉइंट में, नंबर ऑफ वेज वाले में. चलो बताओ. सर अगर CO या फिर N2 की जगह से CH4 ऐसे कुछ थोड़ा दिया होगा तो भी सर ऐसे ही फाइंड करेंगे क्या नंबर ऑफ वेज? बिल्कुल, अगर CH4 होगा तो इसमें 5 एटम होंगे,
इसका नंबर ऑफ वेज ज्यादा होता है। तो फिर से वो नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ वेज का कुछ रिलेशन होगा क्या? नंबर ऑफ वेज ऑफ नंबर ऑफ एटम का, अगर नंबर ऑफ एटम ज्यादा है तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ज्यादा हो ही जाए। यस सर। जिसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है उसके नंबर ऑफ वेज बता देंगे। ओके सर। For phase transition, entropy calculation for phase transition. Calculation for phase transition. अब phase transition का मतलब है solid to liquid, liquid to gas. और liquid to gas. कैसे बता देंगे? अब अपन का क्वेश्चन आया कि सर अगर 4 हाइड्रोजन की पोजीशन बदल दें तो क्या उसको भी अपन नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम में डालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर फेज ट्रांजिशन हम क्या लिखेंगे? जैसे डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी बता रहे हैं। तो वी नो दैट एंट्रोपी जो होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। क्यू रिवर्सिबल लिखेंगे अपन या आइसोथर्मल ऐसे लिखते हैं। तो व्हाट वी से दैट at constant pressure Q is equal to delta H. Therefore, I can write that at constant pressure, this will be equal to delta H by T. So I can write that delta S of vaporization will be equal to अपन डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन पूरा लिख देता हूं मैं। डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन विल बी इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट। अपन क्या करेंगे इसमें, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं, पहले अपन ने कैसे लिखा है वो देख लेते हैं। देख, अगर अपने पास कोई एक वेसल है, और उस वेसल में अपने पास वाटर है, सपोज अपन अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास वाटर है, तो ये वाटर है, H2O लिक्विड है अपने पास, और ये वेपराइज होगा और एक कंडेंस होगा। तो अपन यहाँ पर वेपराइजेशन लिखेंगे, ये वेपर है, तो ये लिक्विड है और यहाँ पर अपन को वेपर बनेगा। फेज ट्रांजिशन कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है? So phase transition always take place at constant temperature. मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। We know that phase transition always take place at constant temperature. Always take place at constant temperature and pressure. टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, प्रेशर। जैसे मान लो अपन कहेंगे भाई हमारे पास फॉर एग्जांपल है, मेरे पास H2O लिक्विड है और मैं इसको H2O वेपर में कन्वर्ट करूंगा। तो टेम्परेचर अपन को पता है, आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड लोगे और आप प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लोगे, ये स्टैंडर्ड कंडीशन। दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड।
मतलब जिस रेट से ये वेपराइज हो रहा है उसी रेट से ये कंडेंस भी हो जाए। एट इक्विलिब्रियम, भाई ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है फेज ट्रांजिशन, तभी तो अपन ने बॉइलिंग पॉइंट लिखा। डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा, टेम्परेचर गिवन होगा, अपन डेल्टा एस कैलकुलेट करते हैं। अपन क्या करेंगे इसमें, वेपराइजेशन जैसे हो रहा है, अपन सबको पता है कि देख भाई डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ये होता है। और अपन को एक बात पता है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 होता है, अपन ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा, केमिकल इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब है डेल्टा एच विल बी इक्वल टू टी डेल्टा एस, मतलब टी विल बी, दैट इज डेल्टा एस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच। अच्छा, इसलिए आप ऐसे लिख रहे हो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी, और ये अज्यूम करके कि आप वेपराइजेशन कर रहे हो तो वो वेपराइजेशन का इक्विलिब्रियम होगा वहां पर, क्योंकि आप वेपराइजेशन कर रहे हो ना, तो वेपराइजेशन का इक्विलिब्रियम होगा। इसलिए आप इसको ऐसे लिख रहे हो, क्योंकि डेल्टा जी तो 0 होता है इक्विलिब्रियम पे, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमें पता है, जिब्स फ्री इक्वेशन है। इक्विलिब्रियम पे वो 0 होता है, इसलिए आप ऐसे लिख रहे हो इस ट्रांजिशन के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन लिखूं, मतलब मेल्टिंग, तो आप लिखोगे डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूजन मतलब फ्यूजन टेम्परेचर इज मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूजन टेम्परेचर, दैट्स अ मेल्टिंग। अगर मान लो अपन को डेल्टा एस ऑफ सब्लिमेशन लिखना है, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, तो एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन विल बी इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सब्लिमेशन। वो आपको देना पड़ेगा कि किस टेम्परेचर पे, वैसे सब्लिमेशन हमेशा बॉइलिंग पॉइंट के अबव ही होता है, डेफिनेशन में लिखा होता है। अब अपन कहेंगे ठीक है, वी गॉट दैट, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन will be equal to minus delta S of condensation, लिख सकते हैं ना, क्योंकि देख भाई अगर वेपराइजेशन में एंट्रोपी बढ़ेगी, वेपराइजेशन में एंट्रोपी बढ़ेगी क्योंकि डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा वेपराइजेशन में। कोई कुछ पूछ रहा है यार, रुको सर, बिलो बॉइलिंग पॉइंट के ना, बिलो बॉइलिंग पॉइंट के ना, आपने अब बोला था नहीं, सब्लिमेशन 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 तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है ना, तो अबव बॉइलिंग पॉइंट ही बोलना पड़ेगा। भाई सब्लिमेशन तो ऐसा होता है कि भाई सॉलिड है, उसको सीधा गैस में कन्वर्ट कर दो, और सीधा गैस में कन्वर्ट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, वी नो दैट व्हाट वी हैव टू डू। सब्लिमेशन टेम्परेचर हमेशा अबव बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब मैं कह रहा था कि भाई देख, अगर वेपराइजेशन में एंट्रोपी बढ़ेगी तो कंडेंसेशन में एंट्रोपी कम होगी, क्योंकि वेपराइजेशन में डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, और अगर कंडेंसेशन होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो ऑर्डरनेस बढ़ेगा। तो जितना डिसऑर्डरनेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे यहां से यहां होगा, उतना ही तो यहां होगा, और होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वेपराइजेशन एंडोथर्मिक है तो कंडेंसेशन एक्सोथर्मिक होगा। तो अपन तो यहां से ही बता सकते, इसका डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन होगा डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ऑफ
इधर कंडेंसेशन हो जाएगी डिवाइड बाई टी। टी को कैंसिल कर लो क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, टी को कैंसिल कर दो आप क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना कि जितना एनर्जी वेपराइजेशन के लिए यूज हो रहा है कंडेंसेशन में उतना ही एनर्जी रिलीज भी हो जाएगा। ठीक है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। So we can write like this. Entropy of phase transition. Next point. ठीक है, अपन नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अपन, नेक्स्ट पेज पे चले। यस सर। पॉइंट नंबर 6 लिखते हैं। Entropy for process. एक भाई ऐसे लिखते हैं, to calculate entropy of any process, we have to deal with system and surrounding, both system as well as surrounding. So the total entropy change is, तो अपन लिखेंगे डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू होता है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। ये क्या डेल्टा एस टोटल जो होता है दैट इज नथिंग बट डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग का यूनिवर्स होता है, तो अपन डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। कभी कभी अपन को डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स पूछेंगे तो इसका मतलब डेल्टा एस टोटल पूछेंगे। अभी एक बात अपन हमेशा ध्यान रखेंगे, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस है डेल्टा एस टोटल will be equal to 0. For all reversible process, the delta S total will be equal to 0. Because the process will take place very slowly. We know the meaning of reversible. And for irreversible process, we know that आपने irreversible process को और नेचुरल प्रोसेसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोला था, मतलब डेल्टा एस टोटल विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0। एंट्रोपी बढ़नी चाहिए क्योंकि इररिवर्सिबल प्रोसेस में आपको आपने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दिया। ऑलवेज इन केस ऑफ ऑल प्रोसेसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस टोटल 0 होगा और इररिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0। सभी प्रोसेस के लिए डजंट मैटर वो आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, आइसोबैरिक है और आइसोकोरिक है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा एस टोटल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इज 0 एंड डेल्टा एस टोटल फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन 0। So all irreversible process, that's why we write that all irreversible processes are spontaneous, क्योंकि उसके लिए डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होता है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस बढ़ता है।
दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल केसेस. डेल्टा एस होगा. अब हमें चाहिए डेल्टा एस ऑफ सिस्टम एंड डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग. सिस्टम के लिए कैसे कैलकुलेट करें और सराउंडिंग के लिए कैसे कैलकुलेट करें. अब अपन को एक बात पता है. देख भाई, अगर मेरे पास ऐसे कोई सिस्टम गिवन है, ठीक है, एक ऐसे था वो ले लेता है सिस्टम. ऐसे एक सिस्टम बना लेता है. अब टेढ़े-मेढ़े बनते हैं ना, ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन बनाना थोड़ा. तो अपन कहेंगे ऐसे डेल्टा एस टोटल बना रहे हैं. पता नहीं किसका माइक खुला हुआ था और उसने कान फोड़ के रख दिया अपने, है ना, पका के रख दिया पूरा. तो अपन ऐसे कर लेते हैं. देख भाई, ये एक पिस्टन ले लिया हमने और यहाँ गैस, n मोल ऑफ गैस, और यहाँ पिस्टन जिसका वॉल्यूम अपन को V गिवन है. तो अपन क्या करेंगे, हमें एक बात पता है. वी कैन से दैट फॉर कंप्रेशन delta is of that zero. For expansion, delta is greater. अगर मैं कंप्रेशन करूंगा तो पैकिंग बढ़ेगी पार्टिकल्स में. अगर मैं एक्सपेंशन करूंगा तो उनकी पैकिंग कम होगी, तो एंट्रोपी बढ़ेगी. If temperature increases, then entropy delta S. अगर अपन टेम्परेचर को बढ़ाएं तो डिग्री ऑफ काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की बढ़ेगी, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा. डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 and on decreasing the temperature, डेल्टा एस डिक्रीजेस. क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पार्टिकल क्लोजली पैक हो जाएंगे. मतलब ये वो पॉइंट है जो अपन कोई कैलकुलेशन से नहीं, अपन कॉमन सेंस से अपने आप ही सोच सकते हैं. एक्सपेंशन अगर होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी. इंक्रीजिंग टेम्परेचर या डिक्रीजिंग टेम्परेचर डेल्टा एस जीरो एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख सकते हैं. अगर अपन कहेंगे नहीं मैं तो वॉल्यूम भी चेंज करूंगा, तो हाँ टेम्परेचर दोगे, एक्सपैंड भी करोगे तो कांस्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपेंशन से कूलिंग होता है और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो लेकिन एक्सपैंड करके कूलिंग भी कर दे रहे हो, इसलिए मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा. तो ये एक पार्ट ऐसा है जो अपन मतलब कॉमन सेंस से अपने आप यूज कर लेंगे अपन, कि अगर किसी भी प्रोसेस में अगर पैकिंग बढ़ती है तो एंट्रोपी कम होगा, और पैकिंग अगर कम होता है तो एंट्रोपी बढ़ेगा. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. चले, अगर अपन नेक्स्ट पेज पे चले
अब अगर अपन नेक्स्ट पेज पे चेक करें 7 पॉइंट एंट्रोपी कैलकुलेशंस। For expansion and compression of ideal gas। अच्छा अभी लिखा नहीं था, अरे यार ये लिखो, थोड़ा जल्दी करो। हो गया? हो गया। तो एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस। Ideal gas. Suppose n moles of ideal gas is changes from stage 1 to stage 2. स्टेज 1 पे अपन को प्रेशर गिवन हो सकते हैं, वॉल्यूम गिवन हो सकते हैं, टेम्परेचर गिवन हो सकते हैं। स्टेज 2 पे अपन को प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन हो सकते हैं। मतलब कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हैं अपन, कुछ भी गिवन हो सकता है। तो अगर अपन को कैलकुलेट करना है तो अपन यूज करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वी गेट डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। इसमें अपन कंजर्वेशन फॉलो कर रहे हैं, इसमें अपन कंजर्वेशन फॉलो कर रहे हैं। डेल्टा E इज नथिंग बट NCV dt। तो अपन इसको DE कर लेते हैं, DE इज इक्वल टू DQ प्लस W। DE कर देते हैं, अदरवाइज मुझे डेल्टा T लिखना पड़ेगा ना, और DQ लिख सकते हैं अपन। W अपन को पता है माइनस P इंटू TV लिखा, इसको T लिखा, इसको DQ लिखा, तो इसको DV लिखा। ये अपन ने ऐसे किया इसलिए बिकॉज DE इज इक्वल टू होता है NCV dt। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, वर्क डन। और DS इज इक्वल टू होता है DQ डिवाइड बाई D। तो मैं DQ को TDS लिखने वाला हूं। NCV dt इज इक्वल टू, इसको लिखूंगा मैं TDS माइनस, प्रेशर को लिख लेता हूं मैं NRT अपॉन V इंटू DV लिख लेता हूं। तो मैं इसको लिख लेता हूं TDS will be equal to NCV dt plus NRT dV अपन भी कर लेता हूं, मैं T से डिवाइड कर लेता हूं। तो अगर DS will be equal to NCV dt अपन T plus NR dV अपन V। जब अपन टेम्परेचर चेंज करते हैं T1 से T2 तक, या वॉल्यूम चेंज करते हैं V1 से V2 तक, तो एंट्रोपी चेंज होगा S1 से S2 तक। इन सबको डिफरेंशिएट करते हैं तो विल गेट दैट डेल्टा S विल बी इक्वल टू NCV ln of T2 by T1 plus NR ln of V2 by V1। विल गेट दिस, ये इक्वेशन मिलेगा। एक तो ये इक्वेशन मिलेगा अपन को, दूसरा अपन को ये इक्वेशन मिल सकता है। हाँ
सीवी का वैल्यू सिर्फ अपन को गैसियस फेज के लिए मिलेगा बस। सो इसमें अपन ने कांस्टेंट वॉल्यूम यूज किया, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर चेंज करने से क्या चेंज आएगा? अगर एट कांस्टेंट प्रेशर अपन ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एस विल बी इक्वल टू एन सी पी ln of T2 by T1 plus log of NR log of P1 by P2, ये लिख सकते हैं। कांस्टेंट प्रेशर क्वेश्चन में अगर मेंशन है तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं। क्या है भाई? हाँ, P1 by P2 लिखा ना अपन ने क्या किया, अपन ने बस ये लिखा है कि अगर अपने पास कोई गैस है, तो उस गैस का एक्सपेंशन और कंप्रेशन अगर अपन करेंगे, देख भाई, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे इस गैस के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर टेम्परेचर चेंज करोगे, अपने पास टेम्परेचर है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर चेंज करोगे तो कितना एंट्रोपी चेंज आएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे? तो एक बार अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया तो एंट्रोपी बढ़ेगी, और एक्सपेंशन किया तो एंट्रोपी और बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो भी एंट्रोपी बढ़ेगी, एक्सपेंशन करूंगा तो भी एंट्रोपी बढ़ेगी, मतलब V2 डिवाइड बाय V1, ये भी पॉजिटिव रहेगा, और ये भी अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो ये भी पॉजिटिव। टोटल एंट्रोपी चेंज कितना आया वेरिएबल पे। लेकिन अगर अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया तो एंट्रोपी बढ़ेगी, और कंप्रेशन किया तो फिर V2 छोटा हो जाएगा V1 से, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि भाई अपन को वॉल्यूम की जगह अगर प्रेशर गिवन है तो अपन ये ले लेंगे। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर टेम्परेचर बढ़ाया उसके बाद प्रेशर भी चेंज किया तो टोटल एंट्रोपी चेंज कितना होगा? इक्वेशन 1 and 2। हाँ, दैट विल बी ओनली फॉर टेम्परेचर चेंज। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो इसको 0 लेके इससे कैलकुलेट कर लूंगा, तो सीपी के लिए मैंने कांस्टेंट प्रेशर लिखा, मैंने सीपी के लिए लिखा, सीवी की जगह। एक कांस्टेंट वॉल्यूम भी तो लिया था यहाँ पर, सीवी विल बी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ना, तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो वो गिवन होगा अपन को कि कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, ओपन लिखेंगे ना। इक्वेशन 1 and 2 इज एप्लीकेबल in all cases. Process. Calculate the entropy of the system. अगर मुझे एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करना है तो ये इक्वेशंस जो हैं वो सब केसेस में एप्लीकेबल हैं। They are applicable in all the cases. ये वाला लॉग बेस ई है, इसमें लिख देता हूँ लॉग बेस, बिल्कुल ये लॉग बेस ई है, पहले नहीं लिख देता हूँ ना, लॉग बेस ई क्या। Equation 1 and 2 is applicable in all cases, मतलब all process to calculate the entropy of system. तो सिस्टम का एंट्रोपी कैलकुलेट करना है तो अपन इक्वेशन 1 और 2 से कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें सिर्फ सराउंडिंग चाहिए, जो अपन प्रोसेस लिखेंगे जैसे आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, उसी में ही कैलकुलेट करेंगे डायरेक्टली। जो अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे। होमवर्क आपके पास है, QC1 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 and 2 थर्मोडायनेमिक्स 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 मैंने पहले दिया था, अभी पार्ट 1 भी हो गया। एस ब्लॉक के लिए अभी अपना पार्ट 2 डिस्कशन बाकी, वो अपन नेक्स्ट टाइम कर लेंगे।
ये अपन का आज का क्लास था। ठीक है, चलो भाई फिर आज इतना ही पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। चलो बाय, थैंक यू। ठीक है भाई, बाय हो जाएगा। चलो।